नमस्कार साथियों। वाराणसी डिविजनल काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के सभी इनकलाबी साथियों, मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन अभिकर्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए संघर्ष के नाम पर जाना जाता है। संघर्ष के रूप में अपने जीवंतता का परिचय देता रहता है। मेरे दोस्तों, वाराणसी डिविजनल काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन आज आंदोलन की राह पर क्यों? क्योंकि यह जानना नितांत आवश्यक है आपको भी। आज आंदोलन की राह पर इसलिए है कि तानाशाह प्रबंधन वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में आज जो है वो अभिकर्ताओं के ऊपर दमनकारी नीतियों का प्रयोग करते हुए, प्रबल पहल करते हुए कुछ ऐसे निर्णय ले रहा है जिस निर्णय का विरोध करना वाराणसी डिविजनल काउंसिल को नितांत आवश्यक महसूस हुआ। जैसे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फ्लड एडवांस उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया। घोषित करने के पश्चात जैसे कि पूर्व की हमारी व्यवस्था संस्था में है, अधिकारी कर्मचारी एवं अभिकर्ताओं को बाढ़ अग्रिम के रूप में कुछ धनराशि दी जाती है। उक्त धनराशि देने के लिए सक्षम हमारा प्रबंधन है। प्रबंधन ने अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और चंद कुछ अभिकर्ताओं को अग्रिम दे करके और खामोशी साध ली। अपनी अन्य समस्याओं सहित वाराणसी डिविजनल काउंसिल ने 16 पत्र दिया वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को और वरिष्ठ मंडल प्रबंधक से ये आग्रह किया कि संगठन की औपचारिक मीटिंग करके अभिकर्ताओं की समस्याओं पर आप चर्चा करें और उसका निदान दें। लेकिन तानाशाह प्रबंधन ने नहीं सुना। तो फिर संवैधानिक संगठन, विधिक संगठन के पास लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत पहल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कारण कि वाराणसी डिविजनल काउंसिल ने आंदोलन करने का निर्णय लिया। फ्लड एडवांस को लेकर के जब प्रबंधन ने अभिकर्ताओं के फ्लड एडवांस देने को से मना किया तो डिविजनल काउंसिल ने प्रबल दबाव बनाया। तत्पश्चात प्रबंधन ने देने की हामी भरी, लेकिन हामी भरने के पश्चात भी भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। कारण कि संगठन को प्रबल दबाव बनाना पड़ा। तो पहला हमारा एजेंडा था, वाराणसी डिविजनल काउंसिल का प्रथम एजेंडा था बाढ़ अग्रिम का भुगतान तत्काल करे प्रबंधन। दूसरा, कहीं भी कोई अभिकर्ता अग्रिम लेने के लिए जाता है, कभी भी कोई अभिकर्ता समस्त औपचारिकताओं को पूरा करके अध्यक्ष क्लब मेंबर, क्षेत्रीय क्लब मेंबर या मंडल प्रबंधक क्लब सदस्य बन के लेने के लिए साक्षात्कार देने जाता है। साक्षात्कार में भी व्यवसाय करने की बाध्यता होती है, टारगेट डिसाइड किया जाता है। ये कहाँ की परंपरा है? समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात फिर टारगेट निश्चित करने का कोई औचित्य नहीं है। टारगेट अचीव न करने पर अभिकर्ता को क्लब सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? वाराणसी डिविजनल काउंसिल इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ रही है। तीसरा, वाराणसी डिविजनल काउंसिल का यह मानना है कि प्रस्ताव पत्र या किसी भी तरह की कोई भी अगर त्रुटि होती है और किसी भी तरह के लाइन ऑफ एक्शन अगर प्रबंधन को लेना पड़ता है अभिकर्ता के ऊपर, तो मैं मानता हूं कि गलतियां अगर होती है तो मानवीय गलती के रूप में भी उस गलती को देखा जा सकता है।
और उसे शो का नोटिस देकर उसके क्लब हित लाभों को रोक करके अन्य किसी लाभ से उसे वंचित करके पनिशमेंट दिया जा सकता है, लेकिन यह भी उसी शर्त पर जबकि उस गलती से लाभ लेने वाले अन्य लोग भी हैं, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, चाहे जिस रूप में हो। अगर प्रस्ताव पत्र के लाभ को उसने लिया है तो सजा का भी हकदार वह भी व्यक्ति है। किसी भी तरह की अगर विसंगतियां हुई है, उस विसंगतियों के कारण अगर अभिकर्ता के ऊपर कोई लाइन ऑफ एक्शन होता है तो उसके लिए जिम्मेवार कर्मी और अधिकारी भी है। अगर उनको पनिशमेंट नहीं दिया जाता, उनके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता है, तो संगठन यहाँ प्रबल विरोध करता है और संगठन स्टैंड करता है कि उस अभिकर्ता के ऊपर तब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब तक कि कार्रवाई कर्मी और अधिकारी के ऊपर नहीं होती है। वाराणसी डिविजनल काउंसिल अभिकर्ताओं के हितों के रक्षा लड़ाई लड़ रही है। अभिकर्ताओं की बैठने की व्यवस्था आप उठा करके कार्यालयों में व्यवस्था देख लें। अधिकतर कार्यालय ऐसे मिलेंगे जहां की अभिकर्ताओं की बैठने की कोई जगह नहीं है। अधिकतर कार्यालय ऐसे भी मिलेंगे जहां टूटी फूटी कुर्सियां नजर आएगी अभिकर्ता कक्ष में, और ऐसे भी आपको कुछ कार्यालय नजर आएंगे जहां पर कि दीवालों से पटरों को जोड़ करके अभिकर्ताओं को बैठने का सिस्टम बनाया गया है, जहां पर कि रिवाइविंग चेयर पर बैठता है अधिकारी कर्मचारी चपरासी तक, लेकिन अभिकर्ताओं के लिए प्लास्टिक की चेयर उपलब्ध कराई गई है। इस अपमान को कैसे बर्दाश्त करेगी वाराणसी डिविजनल काउंसिल? अन्य डिविजनल काउंसिल न जाने किन परिस्थितियों में बर्दाश्त करती है। देश के अंदर कहीं किसी रूप में एक आवाज उठाने वाला अभिकर्ता हमें नहीं दिखाई देता, चाहे वो ब्रांच काउंसिल के रूप में हो, डिविजनल काउंसिल के रूप में हो या नेशनल काउंसिल के रूप में हो। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन मात्र एक ऐसा जीवंत संगठन है जो कि अभिकर्ताओं को हितों को लेकर के प्रबल अपनी आवाज उठाता है, और वाराणसी डिवीजन ही नहीं अपितु पूरे उत्तर मध्य क्षेत्र के अंदर ये आवाज उठेगी, प्रबलता से उठेगी और आगे चल करके ये देश की आवाज बनेगी। मेरे दोस्तों, बैठने की जगह चाहिए अभिकर्ता को सुसज्जित अभिकर्ता कक्ष के रूप में, जिसमें हजारों अभिकर्ताओं के बीच में, सैकड़ों अभिकर्ताओं के बीच में कम से कम 20 टेबल और 40 कुर्सी अवेलेबल होना चाहिए। प्रत्येक शाखाओं में पॉलिसी धारक आगंतुक कक्ष होना चाहिए, जिस आगंतुक कक्ष में हमारा पॉलिसी धारक आकर के अपने कार्यों को निष्पादित कर सके, अपने अभिकर्ताओं के साथ बैठ सके। वहाँ आने के पश्चात उसे महसूस हो कि मैं किसी सम्मानित संस्था में अपनी पॉलिसी ले रखा है, अपना सम्मान को महसूस करें। अगर इस पर प्रबंधन ध्यान नहीं देता है तो ये हमारा अधिकार बनता है कि हम प्रबंधन को सचेत करें, प्रबंधन को इसके लिए सोचने के लिए, इस पर पहल करने के लिए बातें करें। वाराणसी डिविजनल काउंसिल आज इस मुद्दे को लेकर के संघर्ष में है। वाराणसी डिविजनल काउंसिल आनंदा ऐप जैसे ऐप को लेकर के सशंकित है। जब अभिकर्ता उस ऐप के माध्यम से बीमा करता है, तमाम तरह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ओटीपी का जाना, पॉलिसी धारक सहजता से ओटीपी नहीं बता सकता, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन का स्तर क्या है। यूरोपीय देशों की तुलना में हम खड़ा कैसे होंगे? तो यहाँ वाराणसी डिविजनल काउंसिल ही नहीं अपितु ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन इस मुद्दे पर बल देता है और अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम से भी यह मांग करता है
कि आनंदा ऐप पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि अभिकर्ता पूरी तरह से प्रशिक्षित न हो जाए, शिक्षित न हो जाए। जब शिक्षण और प्रशिक्षण अभिकर्ताओं को मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक अपनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास के साथ साथ जैसे अंडरराइटिंग का प्रोसीजर पहले था, ठीक उसी तरीके से लायबिलिटी इसमें भी अधिकारी और कर्मियों को भी होनी चाहिए। अगर अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी से आप बाहर करना चाहते हैं तो आनंदा ऐप का हम बहिष्कार करते हैं। सिर्फ हम अपनी जिम्मेवारी लेकर के नहीं चलने वाले हैं। तो आनंदा ऐप का हम विरोध करते हैं जब तक कि हम शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं हो जाते। अधिकारी और कर्मचारियों की भी लायबिलिटी इसमें नहीं निश्चित की जाती। हम आवाज़ उठाते हैं प्रबल तरीके से 300 नंबर फॉर्म को और सरल बनाया जाए, जिससे कि आसानी से प्रस्ताव को पूर्ण किया जा सके। उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट पर पॉलिसी ली जा सके। बहुत सारे अनावश्यक उसमें क्वेश्चन होते हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है प्रबंधन को। तो मेरे दोस्तों, वाराणसी डिविजनल काउंसिल जिस मुद्दे को लेकर के संघर्ष कर रही है वह मुद्दा निश्चित रूप से ज्वलंत मुद्दा है। इस मुद्दे में को पूरी ताकत के साथ लड़ने की ज़रूरत है और संघर्ष में आने की ज़रूरत है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे हमारी इतनी बुलंद हो कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान प्रबंधन देने के लिए विवश हो जाए। इसी अपील के साथ पुनः मिलेंगे दूसरे वीडियो में कुछ और चर्चाओं को लेकर के, और विस्तृत हम लोग चर्चा करेंगे। अपने ज्ञान को हम एक दूसरे से विचारों को शेयर करके बढ़ाते रहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो देखने के बाद किसी भी तरह का कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो मैं सादर आपको आमंत्रित करता हूं, आप सुझाव दें। आप भी अपने विचार को रखें। आपके विचारों की प्रबलता, आपके विचार अगर अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से मैं उसको आत्मसात करूंगा और आगे उसको अपनाने का प्रयास करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से इस पर कोई न कमेंट करेंगे, आप अपने व्यू को भी आप लिखेंगे। धन्यवाद।